उसमें देखिएगा आपको बताया था कि जो एंशियंट हिस्ट्री को हम 3 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक एंशियंट पीरियड हो जाता है जिसको प्राचीन काल कहते हैं, जो स्टोन एज से लेके क्या है 7th सेंचुरी तक का जो हिस्ट्री होता है उसको क्या जाता है हम एंशियंट पीरियड कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपको स्टोन एज पढ़ना पड़ेगा। स्टोन एज के बाद क्या होगा आपका वैदिक कल्चर। स्टोन एज के बाद आपका क्या होगा आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन होगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा जो जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर पढ़ना पड़ेगा। वैदिक कल्चर के बाद जो महाजनपदा पीरियड है, महाजनपद काल को पढ़ना पड़ेगा। फिर महाजनपद काल जब खत्म होगा तो क्या है मौर्य साम्राज्य को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य को उसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मौर्य के बाद लेटर मौर्य पढ़ना पड़ेगा, जिसको गुप्तोत्तर मौर्योत्तर काल कहा जाता है। उसके बाद गुप्त पीरियड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा जब हर्षवर्धन का जब डेथ हो जाता है तो हर्षवर्धन के डेथ तक के जो टाइम पीरियड होता है स्टोन एज से लेके जो हर्षवर्धन हुए थे तो हर्षवर्धन के डेथ यानी जो हुए थे उस टाइम पीरियड को क्या एंशिएंट इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि स्टोन एज से लेके हर्षवर्धन के काल तक को ही क्या है प्राचीन भारत या एंशिएंट पीरियड कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा जो आता है उसको कहते हैं मेडुअल पीरियड कहते हैं। ये क्या है 8th सेंचुरी से शुरू रहता है और 18th सेंचुरी तक रहता है। इसका मतलब होता है कि जब तक क्या होता है औरंगजेब का डेथ नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए औरंगजेब का जो डेथ हुआ था वो 1705 में हुआ था, 1705 ईस्वी में हुआ था डेथ। तो वहां तक के इतिहास से को माना जाता है क्या मेडुअल हिस्ट्री माना जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके डायनेस्टी जब एंड हो जाता खत्म हो जाता वहां से लेकर आपका जो औरंगजेब होते हैं मुगल वंश के जो डायनेस्टी के शासक होते हैं उनके मृत्यु के बाद के टाइम पीरियड को आपको मेडुअल हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री को माना जाता है कि जब प्लासी का बैटल हुआ था, प्लासी और बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था तभी क्या है उसको माना जाता है, ठीक है। कब हुआ था 1757 में हुआ था, ठीक है, जो बंगाल में हुआ था। उसी से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ उसका रूल शुरू हो गया था, उसी से माना जाता है। और उससे लेके क्या है अभी तक का जो टाइम पीरियड है जो चल रहा है ये सब मॉडर्न इंडिया में ही आता है। लेकिन अभी तक का टाइम पीरियड आपको पढ़ना नहीं होगा, आपके सिलेबस में केवल क्या है आजादी तक का है, ठीक है। जो भारत आजाद हुआ था 1947 में वहां तक का ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें देखिएगा जो आपका मेडुबल में भी देखिए दो मेडुबल का है, दो पार्ट होता है। मध्यकाल में क्या है दो पार्ट होता है, एक होता है जो लेट मैरिज को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और एक होता है अर्ली मेडुबल कहा जाता है जिसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है। जो हमें पूर्व मध्यकाल होता है इसमें देखिए 2-3 चीज पढ़ना होता है। इसमें जो नॉर्थ इंडिया में देखिएगा हमें राजपूत पढ़ना होगा, पाल्स पढ़ना होगा, उससे पतिहार इनको पढ़ना होगा। फिर डेक्कन का जो देखिएगा दक्षिण साउथ इंडिया और डेक्कन इंडिया में अंतर होता है। देखिएगा क्या होता है कि कश्मीर से लेकर जो विंध्याचल पर्वत है यानी जो विंध्याचल हिल है यहाँ तक के जो क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाता है आपका नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और जो विंध्याचल पर्वत है वहां से लेके जो कावेरी नदी है, ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर के जो क्षेत्र है इसी को क्या दक्कन कहा जाता है या दक्कन कहा जाता है, ठीक है। और कावेरी नदी से जितने भी कन्याकुमारी तक का जो एरिया है उसी को क्या है साउथ इंडिया कहा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तो क्या है हम विंध्याचल के बाद ही साउथ इंडिया को कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये अंतर रहिएगा, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में हमको क्या पढ़ना है राजपूत पढ़ना है, पाल डायनेस्टी पढ़ना है, पतिहार पढ़ना है जिसको गुर्जर पतिहार कहते हैं इनके बारे में हमें जानना है। फिर डेक्कन में क्या है चालुक्य हो गया और आपको जो राष्ट्रकूट हो गए उनको बारे में हमको पढ़ना है। साउथ में हमें क्या पढ़ना है पांडे पढ़ना है, चोल पढ़ना है, चेर पढ़ना है। बाद में जाके एक और आता है जिसको आप पल्लव कहते हैं, पल्लव भी आपको पढ़ना होता है। पल्लव के समय पे देखिए भारत में पहले जो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ टेम्पल निर्माण हुआ था उसी से उनके समय में शुरू होता है। फिर अर्ली मेडुबल में जो नॉर्थ इंडिया में देखिए क्या होता है कि जो इसमें माना जाता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो देखिए भारत में क्या है 712 में सबसे पहले मुस्लिमों का आक्रमण भारत में हुआ था। और मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ये अरब लोगों ने किया था। मुस्लिम भारत के पहले बार जो मुस्लिमों ने आक्रमण किया था भारत में वो अरब प्रजाति के मुस्लिम थे, ठीक है। और बाद में जब इसमें देखिएगा जो मुस्लिम आए थे उनका नाम क्या है मोहम्मद बिन कासिम,
ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम क्या है, पहला मुस्लिम है जिन्होंने भारत पर क्या अटैक किया। देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम से पहले ही भारत में जो ट्रेड करने के लिए ना अरब लोग क्या भारत में पहले से ट्रेड करते, व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन मोहम्मद बिन जो कासिम थे, ये क्या था, सबसे पहले भारत में क्या आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। और कहाँ पे किया था, सिंध में किया था। जो सिंध वाला जो एरिया है, इसी पे इन्होंने सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, तो ये तो मुस्लिम अटैक हुआ। इनके बाद देखिएगा भारत में, इसके बाद जो मुस्लिम अटैक होता है वो करते तुर्क लोग करते हैं। ठीक है, ये क्या अरब नस्ल के थे। और दूसरा जो नस्ल के जो अटैक करते हैं उसके है तुर्क नस्ल के अटैक करते हैं। और तुर्क नस्ल के सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले जो डायनेस्टी था वो है गजनबी, यानी गजनी से आए हुए थे। और वो क्या था, उनका नाम था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगिन क्या है, ये पहला तुर्क है जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। और कहाँ पे किया था, पंजाब में पहले किया था। ठीक है, पंजाब में इसने सबसे पहले कहा, पंजाब में किया था। और ये जो सुबुक्तगिन है ना, इसी का बेटा का नाम है मोहम्मद गजनबी। महमूद गजनबी क्या है, इसी का बेटा का नाम है। जिन्होंने भारत पे क्या लूट मार करने के लिए क्या आए थे और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, भारत में 17 टाइम क्या आक्रमण किया था, कौन, महमूद गजनबी। तो गजनबी के पिता का नाम क्या, सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन ही सबसे पहले क्या भारत में तुर्क जो अटैक हुआ था वो में किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो मोहम्मद गजनबी है, ये दुनिया का पहला सुल्तान की उपाधि, यानी जो उपाधि लिया जाता, टाइटल लिया जाता, उसने लिया था। देखिएगा, मुस्लिम में क्या होता था कि पहले जो मुस्लिम के जो धर्मगुरु होते उसको खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा क्या रहता, पहले रिलीजियस भी देखता था और पॉलिटिकल भी देखा करता था। लेकिन मोहम्मद गजनबी सबसे पहले क्या है, तो जो खलीफा से जो पॉलिटिकल पावर है वो अपने हाथ में ले लिया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अधिकार सबसे पहले किसने अलग कर दिया था खलीफा से, वो है महमूद गजनबी ने अलग किया था। और इसी को क्या है, दुनिया का पहला सुल्तान कहा जाता है। इसी को क्या है, दुनिया का पहला सुल्तान कहा जाता है। देखिएगा, सुल्तान, उसके बाद खलीफा, जो कलेफ कहा जाता है, और एक होता है बादशाह, इसमें अंतर होता है। ठीक है, देखिएगा, खलीफा क्या था, ये क्या है, मुस्लिम धर्मगुरु माना जाता था। ठीक है, इनके पास देखिए प्रारंभिक अवस्था में इनके पास रिलीजियस पावर भी था और पॉलिटिकल पावर भी था। लेकिन बाद में क्या है, इनके पास पॉलिटिकल पावर हट गया था, बाद में केवल इनके पास रिलीजियस पावर ही रह गया, धार्मिक अधिकार रह गया। सुल्तान के पास क्या था, केवल पॉलिटिकल पावर ही इनके पास हुआ करता था। राजनीतिक शक्ति, इसके पास धार्मिक शक्ति नहीं होता है। लेकिन जो बादशाह थे, इनके पास क्या पॉलिटिकल पावर भी रहा हमेशा और रिलीजियस पावर भी रहा। देगा, भारत में पहली बार जो बादशाह की उपाधि लिया था वो बाबर ने लिया था। किसने लिया था, बाबर। देखिए, मुगल वंश के जितने भी लोग थे वो सब बादशाह कहा जाता है, बादशाह या बादशाह कहते थे उनको। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं, दिल्ली सल्तनत जिसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए वो सब सुल्तान हुए। ठीक है, वो बादशाह किसी ने नहीं अपनाया। ठीक है, तो बादशाह उसमें किसी ने नहीं अपनाया था, सब क्या था, सुल्तान थे। तो सुल्तान के पास क्या केवल राजनीतिक अधिकार होता था, और जो बादशाह के पास क्या था, दोनों अधिकार होते, राजनीतिक भी होते थे और धार्मिक भी अधिकार। इसे देखिएगा, जो मुगल शासक थे वो क्या है, जो फ्राइडे में जो नमाज पढ़ा जाता था उसमें उनका खुद का नाम भी उस नमाज में लिखवाया जाता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सल्तनत पीरियड हुआ। फिर आपको दक्कन में आएंगे तो क्या विजयनगर हो गया। फिर साउथ में जाएंगे तो क्या होगा, आपका पांडेज वगैरह हो गया, तो इनको पढ़ना है। ठीक है, फिर देखेगा क्या है, फिर आगे जाएंगे तो क्या होगा कि जो सल्तनत पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, इंडिया में मुगल आएगा। और मुगल में पूरा डायनेस्टी चलेगा। ठीक है, मुगल के बाद क्या होगा, मुगल जब खत्म होगा तो क्या है, विदेशी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा रहेगा, क्या है 1947 तक उनका रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमें इस सारे चीजों को इतिहास में हमें पढ़ना है। ठीक है, इन सारे जो सेगमेंट है उसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसी को हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। एक साथ तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो स्लाइड है इसमें आपको पूरी तरह से ये चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिएगा, इसमें जो एंशियंट इंडिया है उसमें पूरा दिखाई दे रहा है, मध्यकालीन इंडिया हो गया। ठीक है, ये सारे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, आज थोड़ा सा एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि आपको मालूम चले कि स्टडी किस तरह से होगा। ठीक है, तो उस तरह से हम थोड़ा सा आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे
चर्चा करेंगे जो इंडिया में वैदिक कल्चर है उसके बारे में आपको चर्चा करें कि वैदिक कल्चर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपके वैदिक कल्चर समझ में आ गया तो क्या है, आप इंडिया के जिसको कहते हैं ओरिजिन या इंडिया का जिसको आत्मा कह सकते हैं, उन सारे चीज को समझ पाएंगे, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो क्या है आप, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर है। वो सारे चीज क्या है वैदिक से शुरू होता है। तो क्या है, जो हमारे हिस्ट्री का जो मेन बेस क्या है वो है हमारा वैदिक कल्चर। ठीक है, इसी को एक बार आप अगर समझ में आ गया आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा कि आप लोगों को बाकी जो हिस्ट्री क्या है बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं वैदिक कल्चर। ठीक है, इसको कल्चर कहा गया है। देखिए दो शब्द होता है, एक कल्चर होता है और एक होता है सिविलाइजेशन, जिसको सभ्यता कहा जाता है। एक सभ्यता होता है और एक संस्कृति होता है। देखिए हड़प्पा उसको कल्चर नहीं कहते, हड़प्पा को क्या सभ्यता कहा जाता है, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखिए यार सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जहाँ पे हमें खोज करने का, यानी हम उसको जब खोजा था तब खोज करने के बाद हमें क्या है वहां से केवल आर्कोलॉजिस्ट आर्कोलॉजी एविडेंस मिलता है, जिसको पुरातत्व साक्ष्य मिलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जो मकान हो या वहाँ का सड़क हो, यहाँ पे जो भी चीज मिला है तो उसको हम क्या है सिविलाइजेशन कहते हैं। और जिस जहाँ पे क्या होता है कि हमें उसके पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी यहाँ से मिलता है, उन पूरे सिस्टम को हमें क्या है कल्चर में देते थे। कल्चर में क्या होता है, आर्ट आता है, ठीक है, उसके बाद रिलीजियस आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है, स्क्रिप्ट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद वहाँ के जितने भी आर्किटेक्चर है वो सारी चीज आ जाता है। तो ये चीज हमें क्या होता है वैदिक में मिलता है। वैदिक और वैदिक क्या है पूरे बेस है हमारे पूरे इंडिया का, क्या है यहाँ पे पूरा बेस है। ठीक है, देखिएगा पहले आर्यन को समझिएगा। ये अभी भी विवाद का विषय है कि हमारे जो वैदिक कल्चर का जो ओरिजिन किया था वो कौन लोग किया था। ठीक है, वैदिक कल्चर का जो उत्पत्ति हुआ था आखिर कौन लोग थे, इसमें क्या है अभी विवाद है। ठीक है, लेकिन विवाद के बाद भी क्या है अभी तक जो मान्य विचार है, ठीक है, लोगों का, विद्वानों का या हिस्टोरियन का जो मत है, उनके अनुसार माना जाता है कि इस जो कल्चर का जो डेवलपमेंट किया था या इनका जो ओरिजिन किया था वो क्या किसने किया था, आर्यन लोगों ने किया था, आर्यन या आर्य लोगों ने किया था। ठीक है, अब ये आर्य लोग कौन थे पहले समझ लेते हैं। देखिएगा आर्य लोग के बारे में अलग अलग जो हिस्टोरियन है उनका अलग अलग मत है, लेकिन जो सबसे सर्व मान्य जिसको मानते हैं वो क्या है मैक्स मुलर को माना जाता है। ठीक है, मैक्स मुलर को माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है उसको किसको माना जाता है, मैक्स मुलर को माना जाता है। देखिए मैक्स मुलर क्या है, एक जर्मनी विद्वान थे। क्या थे, जर्मन के विद्वान थे। इन्होंने भारत में पहली बार, जो यूरोप के कोई व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार क्या है संस्कृत का बहुत गहन अध्ययन किया था, और इन्होंने जर्मनी में भी क्या है संस्कृत को फैलाया था। और आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ल्ड में सबसे पहले जर्मनी में ही क्या है संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया था, तो इनके प्रयास से खोला गया था, ध्यान दीजिएगा। तो मैक्स मुलर के जो थॉट है या विचार है उनको क्या है सभी लोग, अधिकतर लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन सभी लोग नहीं मानते, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं। तो ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, और इनके प्रयास से सबसे पहले 1914 में जर्मनी में दुनिया का पहला, भारत को छोड़ के भारत के बाहर दुनिया का पहला क्या संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत यूनिवर्सिटी खोला गया था। ठीक है, ध्यान दिएगा। तो देखिएगा मैक्स मुलर ने बताया था कि जो आर्यन लोग है ये क्या था, ये भारत में इनके ओरिजिन नहीं हुआ था, बल्कि ये लोग क्या थे बाहर से आए हुए थे। और बाहर से कहाँ से आए थे, इनका मत था कि ये लोग कहाँ से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मिडिल एशिया से, यानी मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब आजकल की तरह समझिएगा जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के जो आसपास के जो क्षेत्र थे उसी में माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो आर्य लोग आए थे ना, इनका जो मेन पेशा था, पेशा मतलब उनका जो व्यवसाय था, यानी जो उनका ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन क्या था, एनिमल हस्बेंड्री था। क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन था। और जानते हैं कि जो ये कैस्पियन सागर के जो ऊपर वाले जो भाग है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा घास का मैदान पाया जाता है, ग्रास लैंड पाया जाता है। ठीक है, इसको स्टेपी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रासलैंड है तो इसको स्पिट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री आज भी बहुत बड़े पैमाने में होते हैं। आज देखिएगा डेनमार्क हो गया, पोलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, उसके बाद नीदरलैंड हो गया, वो उसके बाद यूक्रेन हो गया, रशिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे आज भी देखिए कि अब बड़े पैमाने पर क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है। ठीक है। और क्या था इनका मेन मोटो, क्या था इनका ट्रेड, क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो पशुपालन के लिए क्या था, और देखिएगा इन क्षेत्र में क्या है, जो पशुपालन होते हैं वहां पे मेनली जो पशुपालन होते हैं, पशुपालन के साथ साथ क्या था, यहाँ पे जो हर्ष था यानी घोड़ा, इनका रोल क्या था, बहुत ज्यादा था। आप लोगों ने अगर पिक्चरों में देखा होगा कि जो यूरोप में ना, यूरोप में कभी बैलगाड़ी नहीं होता, वहां पे घोड़ा गाड़ी होता है, उसको बग्गी वगैरह कहा जाता है। ठीक है। तो वहां पे क्या था, हमारे यहाँ पे देखिएगा क्या था, जो बैल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वहां पे क्या है आपका हॉर्स मेन इंपॉर्टेंट थे। इसलिए क्या है कि ये लोग हॉर्स को लेके यानी घोड़े को लेके जो माइग्रेशन के रूप में धीरे धीरे क्या इंडिया की तरफ आए। माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन तरफ, जिसको आदिवासी के रूप में, माइग्रेशन के रूप में धीरे धीरे भारत की तरफ आए। और भारत में क्या ये एक साथ नहीं आए, आर्य लोग क्या भारत में एक साथ नहीं है, अलग अलग झुंड बना के मतलब कबीले के रूप में ये इंडिया में आए। और इनका मेन पेशा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। इसलिए देखिएगा हमारे जो वेद है ना, वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें पशुओं के बारे में बहुत ज्यादा क्या चर्चा की गई है। तो बहुत ज्यादा क्या चर्चा पशुओं के बारे में की गई है। अब देखिएगा इनका जो ये लोग जो आए हैं, इनका हमें कहाँ से एविडेंस कहाँ से मिलता है, ठीक है। इसका एविडेंस हमें मिलता है, एक बुक पाया गया है ईरान, ईरानी भाषा में एक बुक पाया गया है जिसको अवेस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, अवेस्ता। अवेस्ता एक बुक है। इस बुक में ऐसे बहुत सारे शब्द है, वर्ड्स है, जो संस्कृत में भी वो शब्द पाया जाता है। यानी माना जाता है कि ये जो ये लोग जो अवेस्ता जो बुक है, ये क्या है, कहीं ना कहीं आर्य के पूर्वज लोगों ने ही क्या है इसको लिखा था। ठीक है। तो संस्कृत के बहुत सारे जो वर्ड है वो क्या इस पुस्तक में मिलते हैं। ठीक है। जैसे उस समय इसलिए देखिएगा ये लोग कहाँ से आए हैं, पूरे जो मध्य एशिया से होके ईरान, इराक, अफगानिस्तान होके फिर क्या है ये इंडिया में प्रवेश किया था। ठीक है। तो ये ईरान, तो देखिएगा ये जो ईरान, भारत, अफगानिस्तान के जो लैंग्वेज है ना, इसको संयुक्त रूप से भारोपीय भाषा कहा जाता है। कि भारत के जो ऋग्वेद यानी जो प्राचीन जो संस्कृत था और जो ईरानी भाषा है ना, वो लगभग उनमें कुछ शब्द मिलता रहता है। ठीक है। तो ये अवेस्ता नाम बुक से क्या होता है, इनके वर्ड्स मिलता है। दूसरी बात, एक ईरान और अफगान जो इराक है, वहां पे एक स्टोन स्क्रिप्ट पाया गया है जिसको शिलालेख कहते हैं। ठीक है। जिसको कहते हैं बोगस कोई कहते हैं। क्या कहते हैं, बोगस कोई कहा जाता है। इस शिलालेख में जो हमारे वैदिक गॉड्स है, देवता है, उन बहुत सारे वैदिक देवताओं का जो नाम है इस शिलालेख में क्या है लिखा हुआ है। तो देखिएगा अगर यहाँ से उधर जाते तो इधर के देवता लिखे होते, तो उधर से इधर आए तो क्या वहां के देवता हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो मानते हैं कि उधर से आता है। तो उसके बाद जो इन लोगों ने जो पॉटरीज या मिट्टी के घड़े का जो इस्तेमाल किया ना, उसका भी साक्ष्य हमें मिलता है। तो इससे क्या मानते हैं हम, माना जाता है कि जो ये माइग्रेशन करके क्या है आर्यन लोग क्या है मिडिल एशिया से आए। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे देखिए वैदिक जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वहाँ पे जो हर्ष है, घोड़ा है, उसका कभी एविडेंस नहीं मिलता है, बहुत ही कम एविडेंस मिलता है। तो माना था कि इंडिया के देखिए जो हर्ष तरह वो गर्म, जो जहाँ पे वार्म कल्चर क्लाइमेट होता है, वहाँ पे घोड़े नहीं पाया जाता है। घोड़े हमेशा क्या ठंडे कल्चर में पाया जाता है, कल्चर का ठंडे क्लाइमेट में पाया जाता है। तो ये माना जाता है कि घोड़े को लेके क्या है ये लोग आए। इसे देखिए आर्य का मेन प्रिय पशु क्या है, देखिए आर्य का सबसे प्रिय पशु घोड़ा है और सबसे उपयोगी पशु गाय है। जो काऊ है वो क्या सबसे ज्यादा उपयोगी पशु है, क्योंकि जो आर्यन लोग क्या है गाय का इस्तेमाल क्या है ट्रेड के रूप में करते हैं, विनिमय यानी उस समय क्या है जो एक्सचेंज के रूप में करते थे। ठीक है। तो वस्तु विनिमय के रूप में एक गाय के बदले में तो कोई दूसरा वस्तु ले लेते। तो पहले गाय क्या था, पहले गाँव को क्या है ये जो ट्रेड होता था उसका जो विनिमय है यानी एक्सचेंज है उसके रूप में इस्तेमाल करता था। पर धार्मिक महत्व पहले नहीं था गायों का। ठीक है। वो तो बाद में इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा बन गया है। ठीक है। तो ये लोग कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए। उसका किसने बताया है, मैक्स मुलर ने बताया। ठीक है। और ये सब एविडेंस मिलता है कि ये लोग वहां से आए थे। ठीक है। तो ये लोग जो पॉटरीज यूज किया है, वो पॉटरीज भी क्या होता है, वो एक जैसे पॉटरीज पाया गया है। जब ये आए, आने के बाद क्या क्या ये लोग देखिएगा
जो इंडिया का अगर आप लोग मैप देखते हैं तो इंडिया के जो मैप है उनमें इंडिया का देखिए ये जो मैप है इसमें देखिएगा इंडिया देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से देखिएगा धीरे धीरे माइग्रेशन होकर ये लोग आए, ठीक है। और ये पर्शिया होकर ये माइग्रेशन होकर क्या है इधर से ये देखिए पर्शिया, क्योंकि ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईरान को पर्शिया कहते हैं। तो यहाँ से ये माइग्रेशन होकर धीरे धीरे ये क्या इधर आए। और इधर देखिए क्या है, यहाँ पे एक रिवर है जिसको आप क्या कहते हैं, सिंधु रिवर कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सिंधु रिवर कहते हैं। और सिंधु रिवर के साथ साथ यहाँ पे देखिए इनके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें झेलम रिवर है, जिसमें चेनाब है, ठीक है, जिसमें आपका सतलज है, ब्यास है, रावी है। तो ये क्या है, पूरा रिवर्स है, ठीक है। और इसमें राजस्थान में माना जाता है कि एक रिवर था जिसको घग्गर रिवर कहते हैं, उसको आप सरस्वती रिवर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और इधर से काबुल रिवर आके इसमें मिलती थी, ठीक है। तो ये क्या है, अरब सागर में गिरते। तो सबसे पहले देखिए ये जो सिंध या इंडस जो रिवर है, तो इंडस रिवर के आसपास की जो भूमि था बहुत उपजाऊ था, यानी फर्टिलाइट लैंड था। तो यहाँ पे इन्होंने रुका और यहाँ पे यह क्या है, एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या है, इसी इसलिए देखेगा जो हमारे वैदिक कल्चर में ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ये इंडस रिवर का नाम, जो इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस जो रिवर है इनका महत्व बहुत ज्यादा है, इसको बहुत बार इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, ध्यान देगा। तो इसके बारे में उल्लेख किया उसके साथ। तो ये जो क्षेत्र था पहले आर्यन लोग आए और इन क्षेत्रों में क्या है इन्होंने अपना बस्ती बसाया, ठीक है, कबीले के रूप में आया। देखा हमारे ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख है और 3 बार क्या है, यमुना नदी का उल्लेख है, क्योंकि ऋग्वेदिक जो आर्यन थे वो क्या था, इंडस रिवर के आसपास क्या था इनका निवास बनाया था। तो ये क्या नीचे साइड में, यानी जो गंगा, यानी गंगा और यमुना के जो दोआब है उसमें अभी तक पहुंच नहीं पाए थे ऋग्वेदिक पीरियड में, यहाँ पे आए। और यहाँ पे फर्टिलाइट भूमि था। ये क्या क्यों फर्टिलाइट था, देखिएगा क्या था कि पहले देखिएगा आजकल जहां जहां पे डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब मरुस्थल है, किसी जमाने में वहां पे क्या था, सभ्यता रहा था। देखिएगा ये है इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट में देखिएगा ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं, यानी जो मिस्र कहा था। यहाँ पे देखिएगा इजिप्ट का क्या है, सिविलाइजेशन था। और ये जो इराक ईरान का जो क्षेत्र, ये यहाँ पे मेसोपोटामिया का क्या था, सिविलाइजेशन था। देखिए आजकल ये सब क्या है, डेजर्ट बन चुका है, मरुस्थल बन चुका है। तो ये माना जाता है कि पहले जहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ था, आज क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, या वहाँ पे पॉपुलेशन के कारण क्या, वहाँ पे जंगलों को काट दिया होगा और वहाँ पे पूरी तरह से क्या है, इस तरह से डिसमिस हो गया होगा वहाँ पर पूरा कल्चर, ठीक है। तो देखिएगा आज भी देखिएगा क्या है कि हमारे इंडिया में भी देखिएगा जो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग आए थे वहां पे देखिएगा आजकल डेजर्ट बनते जा रहे हैं, चाहे वो क्या है, वो थार का डेजर्ट का नाम सुने होंगे आप। देखिए ये पूरा क्षेत्र क्या है, जो इंडिया का जो थार का डेजर्ट है वही है, जो राजस्थान और पाकिस्तान में जो आता है। तो यही समझ लीजिएगा ये धीरे धीरे क्या है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका मेन कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज और पेड़ पौधे को काटना, ठीक है। तो यही क्षेत्र में आया था। और इसी क्षेत्र में मेन रिवर क्या है आपका, इंडस है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद बैश है, उसके बाद सतलज है, और उसके बाद क्या है आपका रावी है। ये सारे रिवर है। और 5 नदियों के क्षेत्र होने के कारण क्या है, इन क्षेत्रों को बाद में पंजाब कहा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्षेत्र में पहले ये आर्यन लोग आए थे, ठीक है, इंडिया के इस क्षेत्र में सबसे पहले आर्यन लोग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए क्या है, आर्यन लोग क्या है, उनका जो कल्चर है उनमें क्या है, परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब क्या परिवर्तन हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा जब ये लोग जब आए हैं, और देखो इसी क्षेत्र को क्या है, सप्त सैंधव भी कहा जाता था, ठीक है, सप्त सैंधव भी इसी क्षेत्र को कहते थे। देखिएगा जो ऋग्वेदिक जो आर्यन है, ये लोग जो आए थे इनका टाइम पीरियड समझ लीजिएगा, देखिएगा अगर पूरा टाइम पीरियड देखा जाए तो क्या है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के जो टाइम पीरियड है उसको वैदिक कल्चर कहा जाता है। कहाँ से लेकर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है इसी को क्या है, वैदिक कल्चर कहा जाता है, ये टाइम पीरियड है। इसी को फिर 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम ऋग्वेदिक कल्चर, ठीक है, इसको ऋग्वेदिक कल्चर कहा जाता है।
ठीक है। तो ऋग्वेदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। 1000 बीसी तक को क्या है, ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है। और 1000 से लेके 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको लेटर वैदिक कहा जाता है। उसको क्या कहता है, लेटर वैदिक कहा जाता है, यानी उत्तर ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल क्या है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के टाइम टू कहा जाता है। और जो लेटर वैदिक है वो क्या है आपका 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच के जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। तो ये वैदिक काल पूरा जो टाइम टेबल है वो क्या है 1500 यानी 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के टाइम को माना जाता है। और एक बात ध्यान, जब यहाँ पे आर्यन लोग आए थे ना, तब ये लोग क्या था, पूरी तरह से एनिमल हस्बेंड्री पर निर्भर था। इसलिए क्या था, इनके सोसाइटी में क्या है, जो एनिमल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसके सोसाइटी में क्या एनिमल का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा सा आर्यन के बारे में समझ लीजिएगा क्या होता है आर्यन। देखिएगा इन क्षेत्रों में क्या आर्य के आए थे। देखिए आर्य जो शब्द है ना, इसका शब्द का मेन मतलब होता है ज्ञानी पुरुष या नॉलेज का। आर्य का मतलब क्या होता है, नॉलेज। या कहीं कहीं पर श्रेष्ठ भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर कुलीन भी लिखा जाता है। तो आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, सभ्य होता है, तो इसको माना जाता है। क्योंकि देखिएगा आर्यन लोग आने से पहले भारत में भी क्या लोग पहले से यहाँ पे मौजूद थे, जिनको क्या है नॉन आर्यन कहा जाता है, या उसको द्राविड़ भी कहा जाता है, द्राविड़ भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिएगा आर्य लोग कहाँ से आए थे, कोल्ड क्लाइमेट से आए थे। तो कोल्ड क्लाइमेट से जब आएंगे तो कोल्ड क्लाइमेट के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट होते हैं, नहीं गोरे लोग होते हैं। इसलिए आर्य लोग को गोरे लोग भी कहा जाता है। ठीक है। और हमारे देश में देखिए क्या है, वार्म क्लाइमेट है, यानी गर्म क्लाइमेट है। तो यहाँ के जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होगा तो वहाँ के लोग क्या होंगे, काले होंगे। तो इसलिए क्या है, जब आर्य लोग आए थे तो इन दोनों जो तरह के जो लोग थे ना, उनका पहले डिवीजन किसके आधार पर किया गया था, कलर के आधार पर किया गया था। पहला डिवीजन किसके आधार पर किया गया था, कलर के आधार पर किया गया था, रंग के आधार पर किया गया था। तो देखिए भारत में पहली बार जब आर्यन आए तो आर्यन और दूसरे लोगों का जो डिवीजन इन्हें अलग किया गया था वो क्या है, कलर के आधार पर किया गया था, यानी रंग के आधार पर किया गया था। और देखिए इसलिए इसका अच्छा सा शब्द आप लोग सुनते हो, वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम शब्द कहते हैं। तो वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर होता है। ठीक है। तो आर्यन लोग क्या थे, व्हाइट थे। और यहाँ के लोग क्या था, ब्लैक थे। ब्लैक मतलब उतना तो ब्लैक नहीं है, लेकिन क्या गेरुआ रंग के थे। तो इन्हीं में अलग करने का काम क्या था, रंग था। बाद में यही रंग क्या है, वर्ग पर हो गया। जो जैसा वर्ग करेगा उसी को उसी वर्ण में रखा जाएगा, या उसी को उस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। ये ऋग्वेद काल में क्या है, वर्ग के आधार पर था, कर्म के आधार पर था। लेकिन जब लेटर ऋग्वेदिक काल में जब जाएंगे, लेटर लेटर वैदिक काल में जाएंगे, तो ये वर्ग के आधार पर क्या है, वाई बर्थ हो गया। भाई और देखिए इस समय भी देखिए हमारे समाज में क्या है, जो जाति का निर्धारण कैसे होता है, वर्ण का निर्धारण कैसे होता है, बाई बर्थ होता है। जो जिस वर्ण में हो गया वो वही क्या होगा, उसी वर्ण में माना जाता है, चाहे वो मूर्ख हो चाहे इंटेलिजेंट, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। पहले क्या था, जब आर्यन लोग आए तो ये कलर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था, क्योंकि आर्यन लोग कहाँ थे, कोल्ड क्लाइमेट से आए थे, तो गोरे थे, यहाँ के लोग काले थे, तो इसी पर आधार किया था। बाद में देखा कि वर्ग के आधार पर क्या है, इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है। और लास्ट में जब पॉपुलेशन बढ़ने लगे, कुछ लोग ज्यादा धनवान होने लगे, तो वो क्या है, बाई बर्थ कर दिया गया। क्या कर दिया, बाई बर्थ कर दिया, कि बर्थ के आधार पर ही क्या होगा इसका किया जाएगा। तो क्या बाई बर्थ कर दिया। अभी भी क्या है, अभी भी देखिए शादी ब्याह होता है तो क्या जो जाति वगैरह देखा जाता है वो क्या है, बाई बर्थ देखा जाता है, कर्म पर नहीं देखा जाता है। ठीक है। अभी भी समाज में चलता है कि कोई मूर्ख भी हो जाए तो उसको उच्च कोटि का माना जाएगा, कोई विद्वान भी हो जाएगा तो उसको निम्न वर्ण में माना जाता है। उसका कारण क्या है, इसलिए बोलना कि जो वैदिक कल्चर का अगर आप एक बार समझ गए तो इंडिया को समझना बहुत आसान है। इसे देखिएगा, दयानंद सरस्वती का नाम आप लोगों ने सुना था। तो दयानंद सरस्वती ने यही बोला था कि वेदों की और लोटो, ये वेदों की और लोटोगे तभी तो आप जान पाएंगे कि वास्तव में हमारा कल्चर कैसा था। वास्तव में हम, हमारा जो पूर्वज था उन लोग किस तरह से आया था, उनका जो बिहेवियर था, उनका जो ट्रेड था, वो किस हिसाब से होता था। अब देखिए जो वैदिक कल्चर है, इनमें
पहली बात तो हम ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में बात कर रहे थे कि ऋग्वेदिक कल्चर, वैदिक कल्चर का जो हमें मालूम चलता है ना, वो 4 वेदों से चलता है। ये क्या से चलता है? 4 वेदों से चलता है। ठीक है, तो 4 वेदों से उनमें चलता है। और वेद क्या, देखिए 4 वेदों में देखिए पहला जो वेद है उसको कहते हैं ऋग्वेद। पहला जो वेद है उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वेद है उसको सामवेद कहा जाता है। उसके बाद जो वेद है उसको क्या कहता है? सामवेद कहा जाता है। उसके बाद जो वेद है उसको क्या देखेगा, ये देखो वैदिक कल्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहला जो वेद है उसको क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है। ठीक है, यानी ऋग्वेद के बारे में क्या पूरे जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। बाद में जो है सामवेद है। उसके बाद देखिएगा यजुर्वेद है। उसके बाद क्या अथर्ववेद है। देखिए ऋग्वेद में केवल केवल भगवान का स्तुति पाठ किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, पूरी तरह से भगवान का स्तुति पाठ होता है। स्तुति पाठ मतलब उसका प्रार्थना वगैरह, प्रेयर वगैरह होते थे। ठीक है, और उस समय जो यज्ञ होते थे ना, यज्ञ में क्या पशु बलि नहीं दिए जाते थे, बल्कि यज्ञ में जो अनाज होते थे, जो ग्रेन होते थे, उसी को दिया जाता था। ठीक है,